चूंकि ये मंदिर बनाने की जो निर्माण कला है, स्थापत्य कला, वो सब जगह समान होती है, क्या कभी भी हम बनाएं। तो जो प्लिंथ बीजा मंडल की बनी है, उसी तरह की प्लिंथ वो उसमें नए पार्लियामेंट में है और वही राम मंदिर में है। क्योंकि मंदिरों का जो स्वरूप होता है हम उसको बिगाड़ नहीं सकते, हमें उस तरह के मोल्डिंग, उस टाइप का प्लान बनाना ही पड़ेंगे। क्योंकि ये पुराना मंदिर है, इसका प्लान उससे मिलता जुलता है, इसलिए हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि इससे इसकी थोड़ी साम्यता हमें मिल रही है। नए भारत का निर्माण हो रहा है। नए भारत को गढ़ने के लिए जिन दो संरचनाओं की नींव रखी जा रही है, जो भारत की नई पहचान भी होगी, उनमें से एक है अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर तथा दूसरी संरचना नई दिल्ली स्थित नई संसद सेंट्रल विस्टा। इन दोनों निर्माणों की नींव जिससे प्रभावित है वह विराट मगर ध्वस्त संरचना है बीजा मंडल यानी विजय मंदिर। दोस्तों, मैं इस समय विदिशा में हूँ और विदिशा भोपाल से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम बीजा मंडल है। विजय मंदिर के भी नाम से ये जाना जाता है। अचानक कुछ दिनों से ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़ी चर्चाओं में आ गया है। चर्चा की जो खास बात है वो ये है कि इसका जो डिज़ाइन है उसको इस डिज़ाइन से इंस्पायर होकर भारत का जो नया राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उसका जो बेस है वो, और जो दिल्ली के अंदर जो नई संसद बनने वाली है जिसको सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है, उसका जो डिज़ाइन है वो इस मंदिर से या इसका जो स्ट्रक्चर है, जो बेस है, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। बीजा मंडल अथवा विजय मंदिर जाने से पहले चलिए इतिहास के पहिए को पीछे घुमाते हैं और नजर डालते हैं उस पन्ने पर जब 9वीं या 10वीं शताब्दी थी और दौर था चालुक्य वंश का, जिसका मंत्री था वाचस्पति, जिसने ये सोचकर विदिशा में इस विराट मंदिर की नींव रखी थी कि ये अगले 1000 वर्षों तक अजेय रहेगा। मंदिर की नींव इतनी मजबूत रखी गई कि जिस पर अनुमानतः 105 गज का मंदिर शान से खड़ा रहे। बाद में परमार राजाओं ने इस मंदिर को और भव्य बनाया। खुदाई से प्राप्त अभिलेख तथा मंदिर की बनावट बताती है कि ये चर्चिका देवी का पूजा स्थान रहा होगा। ये मंदिर अपने दौर में बहुत विख्यात तथा समृद्ध रहा होगा। चूंकि विदिशा उस दौर के राजमार्ग पर होने से ये शहर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र भी था। इस मंदिर के विराट स्वरूप का पहला प्रमाण सन 1024 में महमूद गजनी के साथ आया विद्वान अल बरूनी की पुस्तक में मिलता है। मंदिर की अपार धन दौलत और इसकी प्रतिष्ठा को सन 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सबसे पहले लूटा था, मगर तत्कालीन विदिशा के समाज ने सन 1250 ईस्वी में पुनः इस मंदिर को और अधिक वैभवशाली बना डाला। मगर लुटेरों और मुगल आक्रमणकारियों की नजरों में ये मंदिर लगातार खटक रहा था, जिसे एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने सन 1290 में न केवल इसे लूटा बल्कि क्षति भी पहुंचाई। मलिक काफूर ने इस क्षेत्र में बहुत कत्लेआम किया तथा लूटपाट भी की, मगर फिर से विदिशा के लोगों ने इसे पुनः उसी वैभव के साथ फिर खड़ा कर दिया। कत्लो गारत और लूटपाट का सिलसिला यहाँ थमा नहीं। एक बार फिर गुजरात से आया लुटेरा बहादुर शाह ने बड़े पैमाने पर लूट की तथा मंदिर को नुकसान भी पहुंचाया। जरा देखिए, यहाँ फिर से विदिशा के धर्मपरायण लोगों ने विजय मंदिर को पहले से भी अधिक समृद्ध और विराट स्वरूप दे दिया। कितने महान लोग रहे होंगे इस शहर में। लूट और विध्वंस का पर्याय बना औरंगजेब, जिसने सन 1682 में तोपों और बारूद लगाकर इस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। विचार कीजिए, क्या अतुलित विश्वरूपी मगर विराट संरचना रही होगी कि जिसको नष्ट करने में भी सैकड़ों वर्ष लगे। यहाँ ध्यान दें, जो नहीं नष्ट हो पाया वो थी इसकी नींव, जो आज तक आधा बचा भाग
हजारों घाव लिए खड़ा है और राम मंदिर निर्माण तथा नई संसद को बनने की प्रेरणा दे रहा है। इस मंदिर के प्रति क्या राय रखते हैं लोग, जरा आप भी सुने। मेरे लिए ये एक विदिशा की खास तौर से और समूचे मध्य भारत से मतलब राजनीतिक नहीं, पूरा सेंट्रल इंडिया की एक भव्य इमारत की रूप में मेरे लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बीजा मंडल जैसा आप ये देख पा रहे हैं, जिसको विजय मंदिर भी कहते हैं, ये विदिशा के लिए और हम लोगों के लिए तो हमारी अस्मिता और पहचान का प्रतीक है। और जो भी कलात्मकता है, मूर्ति कला, हर चीज़ मतलब अद्वितीय है। हालांकि उतनी पहचान और उतनी जागरूकता लोगों में कम है, इसे नहीं मिली, फिर भी ये हम इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। बीजा मंडल हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति का एक जीता जागता बहुत बड़ा विशाल नमूना है। और कालांतर में भले ही से इसके साथ में क्या हुआ ये सब देखने की बात है और दिख रहा है पीछे, लेकिन एक बहुत बड़ा जो हमारे इस क्षेत्र में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा विशाल मंदिर हुआ करता था, ये विजया देवी का मंदिर, चर्चिका देवी इसको कहा गया है। और ये विशाल मंदिर था और स्थापत्य कला के नाम से और इसकी ऊंचाई और इसका जो एरिया था वो इतना विस्तृत था कि ये स्थापत्य कला के रूप में आज की स्थिति में ऐसे मंदिर दुर्लभ हैं और मेरे ख्याल से देश के चुनिंदा मंदिरों में से एक ये रहा होगा। आज जो आप विदिशा में विजय मंडल देख रहे हैं, ये विजय मंदिर के नाम से और विजय नंबर मंडल के नाम से प्रसिद्ध है, जैसी लोकल धारणा है। और पुराने जो अभिलेख वगैरह जो यहाँ मिले हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि चर्चिका देवी का मंदिर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ देवी देवताओं की बहुत मूर्तियाँ मिली हैं। परंतु यह कालांतर में जहाँ उत्खनन वगैरह हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से, तो ऐसा लगा कि वो विशाल मंदिर या स्ट्रक्चर रहा होगा जो कभी काल के हिसाब से नष्ट भ्रष्ट हो गया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जहां तहां फैले मंदिर के हर अवशेष पर अपने साथ हुए जुल्म की दास्तान लिखी हुई है। आप वहां जाएं और देखें क्या कहते हैं ये पत्थर। ये अपनी भव्यता में, अपनी विशालता में तत्कालीन समय से लेकर आज तक भी अप्रतिम है। जहाँ तक विदिशा की बात है तो विदिशा तो अपने आप में एक गौरवशाली नगर है। वो एक उर्दू का शेर है, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हम विदिशावासी इस बात पर बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हम बनारस, पाटलिपुत्र, महेश्वर और विदिशा ये ऐसे शहर हैं जिनका शताब्दियों का, बल्कि ईस्वी से सन से पूर्व का इतिहास है। ये तो एक चबूतरा मात्र है। अगर एक चबूतरा इतना बड़ा होता है तो उसके ऊपर बनी भव्य इमारत कितनी भव्य होगी, इसकी तो कल्पना भी हम अब नहीं कर सकते हैं। देर से ही सही, ऐसा मानना है कि लोग इसके तरफ लौट के आ रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि भाई इसमें था क्या। वो जो लोग कहते हैं ना कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो है, ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि आप सोच ले कि तमाम आक्रमण, तमाम हमले, हर चीज़ झेलने के बाद भी वो चीज़ कभी नहीं मिटी। विदिशा जो कि सम्राट अशोक की ससुराल रही है, आज तो नहीं परंतु एक दौर ऐसा भी था जब ये नगर महानगर हुआ करता था। रामायण में, महाभारत में इसका वर्णन भी मिलता है। रामायण में मिलता है कि दशार्ण प्रदेश ये कहलाता था, उसकी विदिशा राजधानी थी। तो ये राज्य शत्रुघ्न के पुत्र को दिया गया था। और महाभारत के समय भी यहाँ के जो राजा थे वो पांडवों की तरफ से उन्होंने युद्ध किया था, क्योंकि यहाँ पे प्रमाण स्वरूप में उस समय की चीज़ें हमें देखने को उत्खनन में मिलती है। वो सम्राट अशोक की ससुराल थी। कारण ये था कि जब उसके जो पिता थे बिंदुसार, उनके समय में ये उज्जैन और विदिशा के राज्यपाल थे, गवर्नर थे। और यहाँ के सेठ की जो बेटी थी देवी, उससे इसका विवाह हुआ था, इसलिए भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। अशोक ने भी लगभग उज्जैन के साथ विदिशा को भी महत्व दिया और यहाँ की एक श्रेष्ठी पुत्री से उनका विवाह हुआ। तो तब तक तो इसका महत्व बना रहा, पर बाद में कोई राजवंशों से इसका संबंध सीधा सीधा नहीं रहा। तो सबने अपने एक प्रकार की इसको एक वाणिज्यिक नगरी कहिए, इस तरह का एक जो उसका महत्व था, क्योंकि ये राजपथ पर तो था ही। औरंगजेब ने इसे तोपों से उड़ाने के बाद मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। सदियां बीती खामोश रहकर पहचान तक नहीं बची थी। बचा था तो सिर्फ मिट्टी से ढका एक टीला। कौन जानता था कि जब मिट्टी हटेगी तब क्या बाहर आएगा।
1990 के बाद, दशक के बाद यहाँ पर पुरातत्वीय उत्खनन किया गया। वो इसलिए किया गया कि इसकी दीवारें गिर रही थी और दीवारें गिरने से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो स्थानीय शासन से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने मंजूरी देकर यहाँ काम प्रारंभ कराया और आगे का जो भाग है प्लिंथ, उसको जो था उसको पूरा ठीक किया। तो उसमें पूरे मंदिरों के पूरे अवशेष मिले, क्योंकि प्रमाण तो वैसे मिलते ही हैं कि यहाँ मंदिर रहा होगा, ये प्रत्येक प्रमाण और मिल गए। और आज जो मंदिर जो देख रहे हैं आप अभी, वो पूरा मंदिर का भाग नहीं मिला है, केवल आधा भाग मिला है जो आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं, जिसमें ऐसा अवशेष मिले हैं कि इस मंदिर में 3 मार्ग रहे होंगे अंदर प्रवेश के लिए, क्योंकि जो परमार जो शैली है परमारों की, वो भूमि शैली कहलाती है और उस मंदिर में प्रवेश में हमेशा 3 द्वार रहते हैं। यहाँ जब मंदिर जो था बीजा मंडल के नाम से, उसकी चारों तरफ की दीवारें एक मस्जिद का भाग था और वो गिर रही थी, कभी भी किसी प्रकार का हादसा हो सकता था। तो विभाग ने भी ये सोचा, स्थानीय शासन ने भी सोचा कि इसकी सुरक्षा जरूर होना चाहिए, तो विभाग ने इसके लिए अनुमति दी और चारों तरफ से इसकी दीवारें ठीक करी और ठीक करने के पश्चात इसमें मंदिर के जो निचला भाग है प्लिंथ का, वो मिला। उसके साथ साथ टूटी फूटी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली। इससे लगता है कि ये शैव देवी का मंदिर अवश्य रहा होगा। लंबी गुमनामी भरी जिंदगी के बाद अचानक देश में इसके खंडहर की चर्चा संसद के गलियारे से लेकर शहरों तथा गांवों की गलियों तक होने लगी। चर्चा में आने की वजह इसके करीब 4-5 साल पहले एक ड्रोन से खींचा गया फोटो है। ड्रोन से जो पूरा फोटो आया, उससे जो स्थापत्य कला और उसकी जो एंगल्स सामने आए, उसको लेकर फिर पूरे प्रदेश में एक बार चर्चा के दौर में तब आया ये, जबकि इसी की शक्ल पर भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाने की तैयारी हुई। इसी की डिज़ाइन के आधार पर नए भवन की जो संसद भवन की जो परिकल्पना है, वो बिल्कुल हूबहू इसी के तरह से रखी जा रही है। उसका मॉडल जो बन रहा है वो उसी तरीके से बनाया गया है। अचानक कुछ दिनों से जो चर्चा में है, उसके पीछे निश्चित रूप से एक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अभी हमारी दिल्ली में नए संसद भवन जिसमें सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है, इन दोनों के शिलान्यास के समय जो उसके नक्शा, वास्तु का जो एक नक्शा प्रस्तुत हुआ अखबारों में और अन्य चीज़ों में, टीवी में, उसको लोगों ने देखा तो उसको बिल्कुल सामने लगा कि बीजा मंडल का जो हमारा, इसको विजय मंदिर भी कहा जाता है, इसका जो हमारा वास्तु है, इसका जो स्वरूप है, आज भी जो हमें दिख रहा है, भले वो भग्न अवशेष के रूप में हो, वो लगभग उन्हीं के वास्तु से मिलता हुआ है। खासतौर से सेंट्रल विस्टा से तो पूरा ही का पूरा मिल रहा है। चर्चा के कारण ये है कि जैसे नई संसद बन रही है, आप जान जाते हैं, और राम मंदिर भी, तो ये 2 अद्वितीय इमारतें हैं जिनका अपने आप में इतने बड़े महत्व है। तो वो इस अद्वितीय इमारत से प्रेरणा लेके हम अब जो इमारत बनाने जा रहे हैं, राम मंदिर और जो संसद, जो हमारे देश की भी अस्मिता का प्रतीक है, तो उसकी नींव हमारे इस शहर के विजय मंदिर जो बीजा मंडल कहलाता है, इससे प्रेरित होकर ली, जो कि वाकई हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब गौरव का प्रतीक है। भारतीय जो मूर्ति कला है या भारतीय स्थापत्य कला है, जो वर्तमान में उसका जो स्वरूप जो नया बनाया जा रहा है, उसमें दोनों मिली जुली होती है। आधुनिक भी कार्य होता है और पुराना भी कार्य होता है। राम मंदिर जो मिला है, उसकी जो प्लिंथ बनी हुई है, क्योंकि मंदिरों के प्लिंथ जो उसके मोल्डिंग होते हैं सभी मंदिरों के एक समान होते हैं, चाहे किसी दिशा में देख लें, तो उसी प्रकार के जो डिज़ाइंस हैं ये नई पार्लियामेंट में भी ली हुई है। वो पार्लियामेंट का जो वर्तमान भाग आप जो देख रहे हैं नया बना हुआ है, उसमें जो मोल्डिंग्स बना है वो इसके आधे भाग जो वर्तमान में है बीजा मंडल के, उससे साम्यता रखता है। आप भी जब इस मंदिर को चारों ओर से देखेंगे तब ये विश्वास और मजबूत हो जाएगा कि बीजा मंडल ही है राम मंदिर और सेंट्रल विस्टा के नींव की डिजाइन की वजह। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये राम मंदिर और सेंट्रल विस्टा की वास्तु से मिलता जुलता है। आज इतने भव्य रूप में आपको केवल इसकी नींव या इसका चबूतरा दिख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी गहराई, इसकी मजबूती, इसका शिल्प और इसका सोच किस तरह की रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि नए भारत की जो तस्वीर होगी, नई संसद की जो तस्वीर होगी और भव्य राम मंदिर की जो तस्वीर होगी, इससे कहीं ज़्यादा बुलंद होगी, क्योंकि इससे सीख लेके वो की बनाई जा रही है। एक बात जो यहाँ उभर कर आती है वो ये कि बीजा मंडल और गुजरात का सोमनाथ मंदिर दोनों का कालखंड भी लगभग एक ही है। दोनों का इतिहास भी असाधारण रहा है तथा दोनों मंदिरों ने इतिहास के सबसे क्रूर दौर को देखा भी है और सहा भी है। बार बार ये टूटा है, बार बार इसको स्थानीय निवासियों ने जन सहयोग से, राज सहयोग से इसका पुनर्निर्माण किया है। दुर्भाग्य से
इसका धार्मिक महत्व कम होने से वो भव्यता और वो पुनर्निर्माण की बात लोगों में नहीं रही जो सोमनाथ के साथ थी। सनातन संस्कृति के भव्य जो स्मारक रहे हैं, हमारे मंदिर रहे हैं, हमारे पूजा स्थल रहे हैं, उनको मुगल काल में किस तरीके से तहस नहस करके उनका विध्वंस किया गया है। और जिस तरीके से उनके खास करके प्रतिमाओं की जो बात करते तो उनके चेहरे और उनके जो खास करके नारियों के या देवियों के जो वक्ष स्थल रहते थे उनको पूरी तरीके से अलग करके एक विकृत रूप जो दिया गया। जिस तरीके से सोमनाथ के मंदिर का हाल हुआ उसी तरह का हाल इस विजय मंडल के जो विजय मंदिर हुआ करता था उसका हाल हुआ। कालांतर में अंतर बस इतना आया कि सोमनाथ का मंदिर फिर से उठ के खड़ा हुआ, लेकिन विजय मंदिर को वो स्वरूप उसको नहीं मिल पाया जिसका उसका अतीत था। बीजा मंडल को खास बनाती है इसकी उत्कृष्ट डिजाइन, उसका आर्ट और आर्किटेक्चर। तब क्या इस देश का युवा कलाकार इस पर कुछ कर सकता है? इंटरनेट पे भी अभी एक ट्रेंड चल रहा है जिसको डूडल बोलते हैं। डूडल जो है वो वेस्टर्न पेंटिंग की एक स्टाइल है जो कि आजकल हम कई सारे रेस्टोरेंट्स में देख रहे हैं ऑल इंडिया। लेकिन उसी की जगह अगर हम हमारे कल्चर को बढ़ावा देके, जैसे हमारी वर्ली आर्ट है या ये कीर्तिमुख जो हमारी पीछे दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको बढ़ावा दें तो हमारे आर्टिस्ट बाहर जाके काम कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति के लिए आज ये पुरातत्व का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पुरातत्व विषय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे जितने सांस्कृतिक धरोहर है उसको प्रमाणिकता देने का काम पुरातत्व का ही है। हमने देखा इस स्टोरी में किस तरह से की भव्यता इस मंदिर की रही है। कई बार ये टूटा है और जितने बार टूटा है उतने ही उसके बाद उससे ही भी भव्य तरीके से इस मंदिर को यहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसको स्वरूप दिया है, बनाया है। लेकिन बीते वर्षों में वो सब बातें नहीं हो पाई हैं, उसकी वजह हम सब जानते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि ये जो रास्ते अब जो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही हैं ये नए भारत के निर्माण की और जाने की दिशा हो सकती है। अगली स्टोरी में फिर किसी नए विषय के साथ नई जगह को फिर से एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसको इस स्टोरी को शेयर करें, लाइक करें।